नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम जिन विचारकों के विचारों के बारे में जानेंगे प्रैक्टिस के थ्रू, उनका नाम है टी.एच. ग्रीन और हेगल। इन्हीं दोनों से संबंधित हमने क्वेश्चंस रखे हैं ज़्यादातर, और ये जो प्रैक्टिस वीडियो है ये मैं डेली अपलोड करती हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समुदायवाद के अग्रदूत कौन है? ऑप्शन ग्रीन है या कांट है, बेंथम है या हेगल है। तो समुदायवाद के अग्रदूत कौन है? समुदायवाद के अग्रदूत हैं ग्रीन। जबकि कांट क्या है? आदर्शवाद के जनक हैं। आदर्शवाद के जनक हैं, ये जनक हैं। बेंथम क्या है? बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं ये। जबकि हेगल ने राज्य को सर्वोपरि माना है और राज्य में सार्वभौम चेतना का निवास करवाया है। तो ऑप्शन आपका ग्रीन सही हो जाएगा। समुदायवाद के अग्रदूत ग्रीन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेगल जितना बड़ा दार्शनिक विचारक था, दुर्भाग्य से उतना ही अधिक उसको समझना कठिन था। ये किसने कहा? ग्रीन ने कहा, जॉर्ज ल्यूकार्ज ने कहा, या मार्क्स ने कहा, या वेपर ने कहा। तो जो है ये कथन वेपर महोदय द्वारा कहा गया है कि हेगल जितना बड़ा दार्शनिक था, दुर्भाग्य से उसे समझना उतना ही कठिन था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टी.एच. ग्रीन ने खंडन किया। किसका खंडन किया? उपयोगितावाद का किया, प्राकृतिक अधिकारों का किया, एवं बी जो है दोनों सही हैं, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो टी.एच. ग्रीन ने जो है बेंथम की उपयोगितावाद का भी खंडन किया है। इन्होंने बेंथम की उपयोगितावाद का भी खंडन किया है और प्राकृतिक अधिकारों का भी खंडन किया है इन्होंने। तो ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 कह रहा है, ऐसे अधिकार जो सामाजिक हित के विरुद्ध हों उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा किसने कहा है? ये कथन है, ऐसे अधिकार जो सामाजिक हित के विरुद्ध हों उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो किसने कहा है? ये कांट ने कहा है, ग्रीन ने कहा है, बोशांके ने कहा है, या ब्रेंडले ने कहा है। तो ये कथन ग्रीन महोदय द्वारा कहा गया है, ग्रीन के द्वारा कहा गया है। तो कांट की देख लेते हैं। कांट क्या है? परंपरागत आदर्शवाद के ये क्या हैं? जनक हैं। आदर्शवाद के ये जनक हैं। और परंपरागत आदर्शवाद को और क्या बोलते हैं? इसको जर्मन आदर्शवाद भी बोलते हैं। ठीक है। जो ग्रीन है ये नौ आदर्शवाद के जनक हैं। नौ आदर्शवाद के जनक हैं, जिसे कि ब्रिटिश आदर्शवाद के नाम से हम जानते हैं। ब्रिटिश आदर्शवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है। बोसांके क्या है? बोसांके ने नौ आदर्शवाद को या ब्रिटिश आदर्शवाद को चरम सीमा पर पहुंचाया था, यानी कि इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, चरम सीमा पर पहुंचाया था। ठीक है। ब्रेंडले की बात करें तो ग्रीन के बाद ब्रेंडले ने ही क्या किया था? इसको आगे बढ़ाया था। किसको? नौ आदर्शवाद को। इन्होंने क्या किया था? इनका यानी कि इनका भी हाथ है, इनका भी योगदान है इसको ब्रिटिश आदर्शवाद को या नौ आदर्शवाद को आगे बढ़ाने में। ठीक है। तो ये तीनों लोग जो हैं, ग्रीन, बोसांके, ब्रेंडले, या अगर इनको सीक्वेंस में देखें तो ग्रीन, ब्रेंडले और बोसांके। ग्रीन जनक है, इन्होंने आगे बढ़ाया, इन्होंने चरम सीमा पर पहुंचाया बोसांके ने। तो ये आगे बढ़ाते हैं, ये चरम सीमा पर पहुंचाते हैं, है ना। और ये जनक हैं नौ आदर्शवाद के, ब्रिटिश आदर्शवाद के, या ऑक्सफोर्ड दर्शन, कुछ भी कह सकते, तीनों चीज़ एक ही हैं। आगे देखते हैं। ऑप्शन दिया मैंने या नहीं? ऑप्शन हाँ ग्रीन है, ग्रीन के द्वारा ये कथन कहा गया है। 5वां क्वेश्चन है, ग्रीन ने राज्य को माना है। क्या माना है? राज्य को सकारात्मक भलाई माना है, या अनावश्यक बुराई माना है, या आवश्यक बुराई माना है, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो ग्रीन ने जो है ये सकारात्मक
भलाई माना है, इसको राज्य को सकारात्मक भलाई माना है। किसने माना है? ग्रीन ने। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन ए। जबकि अनावश्यक बुराई कौन मानते हैं? जो अराजकतावादी होते हैं, वो राज्य को अराजकतावादी, है ना, ये क्या बोलते हैं? राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, जिसकी आवश्यकता ही ना हो ऐसी बुराई मानते हैं। जबकि आवश्यक बुराई कौन मानते हैं? जो उदारवादी व्यक्तिवादी होते हैं, उदारवादी और व्यक्तिवादी ये आवश्यक बुराई मानते हैं। इनका मानना है कि राज्य जो है आवश्यक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वही देखता है, और बुराई इसलिए है क्योंकि जैसे ही राज्य अस्तित्व में आता है तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बाधित करता है। उदारवादी जो है व्यक्तियों की स्वतंत्रता के समर्थक रहते हैं, तो इसलिए इसको आवश्यक बुराई माना है। आवश्यक भी है, बुराई भी है। ठीक है, तीनों सेंटेंस रिलेट हो गए। आगे देखते हैं। ग्रीन ने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया? लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश रेवोल्यूशन और लिबरल लेजिस्लेशन ऑन द फ्रीडम ऑफ कॉन्टैक्ट, या उपरोक्त कोई नहीं। तो किस में किया है? तो जो ग्रीन ने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और ये भी दोनों जो हैं ग्रीन की ही पुस्तक हैं, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश रिवोल्यूशन एंड लिबरल लेजिस्लेशन ऑन द फ्रीडम ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये तीनों जो है ग्रीन की ही पुस्तक है, बट फर्स्ट जो है ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन ऑप्शन ए में जो बुक है उसमें किया है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन समर्थक हैं, किसके समर्थक हैं? निवृत्तात्मक दंड के, निरोधात्मक दंड के, या सुधारात्मक दंड के, या प्रतिशोधात्मक दंड के? तो ग्रीन समर्थक हैं, किसके समर्थक हैं? निवृत्तात्मक दंड के, निवृत्तात्मक दंड के। अब हम इन दंड को भी समझ लेते हैं जब आ ही गए हैं ऑप्शन में। तो निवृत्तात्मक दंड क्या है? ये कहता है कि ऐसा दंड दे दो, अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा है तो उसको ऐसा, उस अपराधी को ऐसा दंड दे दो कि वो समाज के लिए क्या है, एक उदाहरण प्रस्तुत हो, है ना। ऐसा दंड दो कि समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे और समाज के अन्य लोग जो है उस कार्य को करने से बचें, वैसा अपराध करने से बचें, जैसे कि फांसी कड़ा अपराध है ना। तो अगर इतना कड़ा किसी को दंड मिलता है तो बाकी के लोग बचेंगे, ऐसा ये इनका मानना है। ठीक है। निरोधात्मक दंड क्या कहता है? निरोधात्मक दंड कहता है कि जो है व्यक्ति, अगर जो कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको ऐसा दंड दे दो कि फिर वो अपराध ना कर पाए, यानी कि अपराध करने के लायक ना बचे, ऐसा दंड दे दो। तो यदि अगर कोई चोर चोरी करता है तो उसको जेल में आजीवन कारावास दे दो, और तो ना वो जेल के बाहर आएगा ना चोरी करेगा। ये निरोधात्मक हो गया, यानी कि उस अपराधी को चोरी करने से रोक दो, वो अपराध दोबारा ना कर पाए, ऐसी सज़ा दे दो, निरोध कर दो बिल्कुल। सुधारात्मक क्या है? सुधारात्मक दंड जो है ये कहता है कि ऐसे जो अपराध की मात्रा में दंड दे दो, और इसको जो है ये दंड का सिद्धांत ये मानता है कि अपराधी को एक रोगी की भांति मानता है, तो जो है उसको सिर्फ उतनी सज़ा दी जाए जितना कि उसने अपराध किया हो, ये मतलब ज़्यादा सज़ा के पक्ष में नहीं है। प्रतिशोधात्मक दंड की बात की जाए तो प्रतिशोधात्मक दंड का मतलब ये होता है कि प्रतिशोध लेना, आँख के बदले आँख, प्राण के बदले प्राण। ये प्राचीन काल में जो है था प्रचलन में, अब ये नहीं है। अभी आज के समय में सुधारात्मक जो है दंड ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। और अगर इसके हम जनक की बात करें तो इसके जनक हैं बेंथम। बेंथम इसके जनक हैं सुधारात्मक दंड के, और जो सुधारात्मक दंड का सिद्धांत है इसके समर्थक बेंथम है। और ये मानते हैं कि जो है दंड सिद्धांत, इस दंड का सिद्धांत उद्देश्य, इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है कि अपराधी के चरित्र में सुधार करना है, और अपराधी के अपराध की मात्रा में के अनुसार ही दंड दिया जाता है इसमें।
तो ये इसकी खास बात है। बेंथम इसके देखो जनक हैं। ये भी एक पॉइंट यहाँ से बनता है आपका। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सुधारात्मक दंड के कौन है, तो ये हैं। और ग्रीन समर्थक हैं निवृत्तात्मक के। ठीक है, ये भी बनता है यहाँ से। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन दिया या नहीं दिया? यस, ये ऑप्शन ए है आपका। ग्रीन समर्थक है निवृत्तात्मक दंड के। ठीक है, TH ग्रीन महोदय इसके समर्थक हैं। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग है, ऐसा किसने कहा है? किसने कहा है? कांट ने कहा है, हेगल ने कहा है, मिल ने कहा है या ग्रीन ने कहा है? तो ये जो है कथन किससे? ग्रीन महोदय से संबंधित है, ऐसा ग्रीन ने बोला है। जबकि कांट की बात करें तो ये पहले राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने क्या किया था कि राजनीति में नैतिकता का समावेश किया था। राजनीति में नैतिकता, राजनीति में, ठीक है, नैतिकता का समावेश किया था और नैतिक राजनीति के जनक कहलाए। किसके जनक कहलाए? नैतिक राजनीति के जनक कहलाए। ठीक है, अगर हम हेगल की बात करें तो इनका एक बहुत, इनके विचार को क्या है? परम प्रत्ययवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? परम प्रत्ययवाद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन में डालना भूल गई हूँ, तो आप यहाँ इस चीज़ को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। जो हेगल के विचार हैं, इनके विचारों को क्या बोला जाता है? परम प्रत्ययवाद। परम प्रत्ययवाद, ठीक है, कहते हैं। परम प्रत्ययवाद कहते हैं क्या? इनके विचारों को, हेगल के विचारों को परम प्रत्ययवाद बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। और अगर मिल की बात करते हैं तो मिल जो है स्वतंत्रता, प्रबल स्वतंत्रता के समर्थक हैं, है ना? स्वतंत्रता के समर्थक हैं ये, और असीमित स्वतंत्रता देना चाहते हैं। इनका हानि का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है इसी स्वतंत्रता के चक्कर में, जिसमें कि मतलब राज्य जो है अन्य संबंधी कार्यों में राज्य हस्तक्षेप करेगा, स्व संबंधी कार्यों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना? तो और ये कथन जो है ग्रीन से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, किसने कहा? राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, किसने कहा? ग्रीन ने कहा, बोसांके ने कहा, कांट ने कहा या हेगल ने कहा? किसने कहा है? तो ग्रीन जो है, ग्रीन महोदय मानते हैं कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं है। जबकि बोसांके क्या है? बोसांके जो है, जो ब्रिटिश आदर्शवाद है, इसको चरम सीमा पर ले जाने का काम करते हैं, यानी कि इसमें आगे बढ़ाने में इनका बहुत हाथ है। कांट की बात करें तो कांट जो है परंपरागत उदारवाद के, परंपरागत आदर्शवाद के जनक हैं। हेगल की बात करें तो हेगल का बहुत ही फेमस कथन है कि राज्य जो है इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। ऐसे फेमस कथन है इनके, आप लोग नोट डाउन कर लें जिसके लिए नया है। तो ये इनके फेमस हैं और ये सबको आने ही चाहिए, क्योंकि ये आते हैं किसी न किसी रूप में, एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग किसने प्रशस्त किया? ऑप्शन है लास्की ने किया, कांट ने किया, हेगल ने किया या ग्रीन ने किया? किसने किया? तो लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले ग्रीन महोदय हैं। तो ये ग्रीन महोदय हैं और ये जो है कहते हैं कि राज्य का काम है बाधाओं को बाधित करना। ऐसा कहकर इन्होंने प्रत्यय की नींव रख दी और लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग इन्होंने प्रशस्त कर दिया, यानी कि ये लोक कल्याणकारी राज्य के पूर्व सूचक हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के आ सकता है, तो आप जो है एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुन लें। जबकि हेगल क्या कहते हैं कि राज्य जो है, राज्य में ये सार्वभौम चेतना का निवास करवाते हैं और राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। ऐसे ऐसे इनके कथन हैं। ठीक है, इनके विचार को परम प्रत्ययवाद बोलते हैं। कांट है, कांट की बात करें तो कांट आदर्शवादी हैं और परंपरागत
आदर्शवाद के जनक हैं, जर्मन आदर्शवाद के जनक हैं, है ना, ये सब इनसे संबंधित हैं। और नैतिक राजनीतिक विचार जो हैं, नैतिक राजनीतिक राजनीति के जनक हैं, ये सब चीज़ें इनकी हैं। लास्की क्या है? लास्की लोक कल्याणकारी राज्य के जनक हैं। लास्की क्या है? जनक हैं। ग्रीन ने इसका मार्ग प्रशस्त किया था, यानी कि पूर्व सूचक थे, और लास्की जो है जनक हैं लोक कल्याणकारी राज्य के। तो ऑप्शन डी फिलहाल आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो रहा है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीन समर्थक हैं, किसके समर्थक हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता के, या नकारात्मक स्वतंत्रता के, या नैतिक स्वतंत्रता के, या उपरोक्त कोई नहीं। तो ग्रीन समर्थक हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के, ये समर्थक हैं। ठीक है, ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। आगे देखते हैं। सकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है? मिल है, बेंथम है, कांट है, ग्रीन है। तो कौन है? सकारात्मक उदारवाद के जनक भी ग्रीन महोदय हैं। ठीक है, कांट आदर्शवाद के जनक हैं, बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं, और मिल क्या है? मिल जो है प्रबल स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं, और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के विचार ऑन लिबर्टी में दिया है। ऑन लिबर्टी क्या है? इनकी पुस्तक है। ठीक है, देखते हैं। आप लोग को अगर आंसर जिसको भी आते हैं तो उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ तब तक आप जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका फिक्सेशन होता रहेगा। ठीक है, तो एक्टिव लर्निंग ज़रूरी होती है। पैसिव लर्निंग का कोई ज़्यादा मतलब निकलता नहीं है। हमेशा एक्टिव रह करके लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है, कम समय में ज़्यादा हम गेन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने का नाम है जो करने योग्य हो। ये किसने कहा है? स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने या उपभोग, यहाँ पर ये भी हो सकता है पूरा सेंटेंस, ऐसे कार्यों को करने या उपभोग करने का नाम है जो करने और उपभोग करने योग्य हो। ये पूरा सेंटेंस है इनका, यहाँ शॉर्ट में दिया है। तो ये सेंटेंस किसने कहा? हेगल ने कहा है, फिक्टे ने कहा है, ब्रेंडले ने कहा है, या ग्रीन ने कहा है? किसने कहा है? तो ये भी कहने वाले हमारे ग्रीन महोदय हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्यों करने का नाम है जो करने योग्य हो। और आप ग्रीन की फिलॉसफी मैंने बहुत ही अच्छे से दी है। अगर आप वो फिलॉसफी सुन लिए अच्छे से तो आपके सारे क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे। मैंने फिलॉसफी डाली हैं चैनल पर, तो वो क्या है, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो चीज़ें जिस टॉपिक पर एग्ज़ामिनर वहाँ आयोग क्वेश्चंस रखता है, मैंने खासकर उसी टॉपिक को उठाकर इन डेप्थ वहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आप सारी जो ये विचारक की हैं इनको सब सुन लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा, आप क्वेश्चन फटाफट निकालेंगे। लोकायुक्त डाला है, लोकायुक्त लोकपाल, उसको जाके देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पड़े हैं, आप जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्वेश्चन अपने आप होंगे। क्वेश्चन होने ना होने का सवाल ही नहीं होता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो ग्रीन ने ये कहा है कि क्योंकि ग्रीन क्या करते हैं कि एक तरफ तो मतलब राज्य को डायरेक्ट एंट्री नहीं करवाते हैं व्यक्ति के जीवन में, ठीक है, और उसको फिर क्या करते हैं, दूसरी तरफ उसको बैकडोर से घुसाते हैं कि नहीं भाई, राज्य जो है व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करेगा। ठीक है, और फर्स्ट क्या है कि व्यक्ति खुद जो है नैतिक आधार पर ये निश्चित करेगा उसे क्या करना है क्या नहीं करना। नैतिक आधार जोड़ करके वहाँ बता देते हैं, तो उसको ये व्यक्ति को तय करना है हमें क्या करना क्या नहीं करना है। तो वही चीज़ें हैं, आप वहाँ पर यहाँ पर इतना डेप्थ में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आप वहाँ पर जाके पक्का देखें इसको। तो ब्रेंडले ने वही है कि ब्रेंडले ने जो है ब्रिटिश आदर्शवाद को आगे बढ़ाया था, और फिक्टे ने क्या किया था, फिक्टे जर्मन आदर्शवाद के समर्थक हैं और इनका भी योगदान है जर्मन आदर्शवाद को आगे बढ़ाने में। हेगल को मतलब है ये इनके विचारों को परम प्रत्ययवादी बोला जाता है, ये आप नोट डाउन कर लें। आगे देखते हैं। आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है, कांट ने कहा है, हेगल ने कहा है, या बेंटले ने कहा है। तो आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन जो है
ये कथन किसका है? ये कथन है ग्रीन का, है ना। और बेंटले क्या हैं? समुदायवाद के ये भी जो हैं समर्थक हैं, और तो ये भी समुदायवाद के समर्थक हैं। और हेगल क्या है? हेगल आदर्शवादी है, कांट भी आदर्शवादी है। आगे देखते हैं। ग्रीन ने मानव को माना है, क्या माना है? आर्थिक प्राणी माना है, सामाजिक प्राणी माना है, राजनीतिक प्राणी माना है या धार्मिक प्राणी माना है? तो ग्रीन के अकॉर्डिंग जो है क्या है? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। देखिए ये कहाँ से निकलता है, इनकी देखो ये जो डेफिनेशन दी है इन्होंने वहीं से। आत्म तत्व समाज तत्व है, यहाँ पर समान नहीं समाज होगा, ठीक है। आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। दो चीज़ें यहाँ से निकल रही हैं, सामाजिक प्राणी निकल रहा है और समाज तत्व निकल रहा है, यानी कि ये समुदायवाद को, समुदाय को ज़्यादा जो है समर्थन देते हैं, ज़्यादा उसको महत्व दे रहे हैं, ठीक है। तो आत्म तत्व क्या है? समाज तत्व है, यानी कि वो समाज का तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। दो आंसर आपके इस परिभाषा से निकल रहे हैं। तो क्या है? ग्रीन ने मानव को माना, क्या माना? सामाजिक प्राणी माना है। आर्थिक प्राणी किसने माना है? आर्थिक प्राणी माना था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने माना है, और अपनी बुक में ये विचार इन्होंने दिया था किसमें? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में ये जो है विचार दिया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ऑक्सफोर्ड दर्शन के जनक कौन हैं? फिक्टे हैं या बोशांके हैं? बोशांके हैं या ब्रेंडले हैं या ग्रीन है? कौन है ऑक्सफोर्ड दर्शन के जनक? तो ऑक्सफोर्ड दर्शन के जनक ग्रीन है, क्योंकि जो ब्रिटिश समाजवाद है, समाजवाद नहीं, ब्रिटिश आदर्शवाद। एक्सप्लेन करते करते कभी हम क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ब्रिटिश आदर्शवाद जो है ये, इसी को ऑक्सफोर्ड दर्शन बोला जाता है। और ऑक्सफोर्ड दर्शन को के जब इसके जनक ग्रीन है तो ऑक्सफोर्ड दर्शन के भी जनक ग्रीन ही होंगे, है ना। और ब्रेंडले बोसांके जब इसके ब्रिटिश समाजवाद के ये समर्थक हैं और इनका योगदान रहा है, तो ऑक्सफोर्ड दर्शन को के भी ये समर्थक हुए और इनका योगदान है इसको आगे बढ़ाने में। चीज़ों को रिलेट करेंगे, आंसर अपने आप निकल आएंगे। आगे देखते हैं। आपको दिया मैंने ऑप्शन, हाँ दे दिया है, ग्रीन है, ठीक है। और राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है, ये किसने कहा है ना? किसने कहा है आपको बताना है ऑप्शन से, ठीक है। प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, ग्रीन ने कहा है या हेगल ने कहा है? तो राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है, ये जो है हेगल महोदय कहते हैं, ठीक है। प्लेटो क्या कहते हैं? राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है, जो राज्य व्यक्ति का या मानव का जो भी है बृहद रूप है, बृहद रूप है, ठीक है। बात आती है अरस्तु की, तो अरस्तु क्या कहते हैं? राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ठीक है। राज्य व्यक्ति से पूर्व है। और ग्रीन के बारे में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, आप कमेंट करेंगे। चलिए आपको दिया ये होमवर्क। और ये 18 इतिहास बुद्धिमानों का मार्ग प्रशस्त करता है एवं मूर्खों को घसीटता है, ये किसने कहा? किसने कहा है ये? मार्क्स ने कहा है, हेगल ने कहा है, कांट ने कहा है या मिल ने कहा है? तो ये हेगल का कथन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि इतिहास जो है बुद्धिमानों का मार्ग प्रशस्त करता है एवं मूर्खों को घसीटता है। जबकि मार्क्स तो राज्य के विरुद्ध में ही थे, है ना, राज्य को वो मिटा देना चाहते थे। ये साम्यवादी राज्य साम्यवाद समाज में किसकी? साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे। और कांट क्या है? नैतिक अधिकारों के जनक हैं, नैतिक अधिकारों के जनक हैं, अधिकारों के जनक हैं। मिल क्या है? मिल स्वतंत्रता के प्रबल जो है समर्थक हैं। तो इन्होंने महिलाओं को मताधिकार का समर्थन किया था और ये महिलाओं के अधिकारों के लिए काफ़ी इन्होंने आवाज़ें उठाई थी। ये सब चीज़ें मिल के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हेगल की पद्धति कैसी थी?
आगमन थी, निगमन थी, द्वंद्वात्मक थी, तुलनात्मक थी। तो जो हेगल की पद्धति है वो क्या थी? द्वंद्वात्मक थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर हम निगमन पद्धति की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? प्लेटो के द्वारा। और इसमें जो है क्या है? गणित जो है, गणित, ज्यामिति, दर्शन, ये इन सब चीज़ों में इसका निगमन पद्धति का प्रयोग होता है। आगमन पद्धति का प्रयोग किया था, किसने किया था? ये अरस्तु ने किया था। और अरस्तु ने क्या है? तुलनात्मक पद्धति का भी अरस्तु ने प्रयोग किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। द्वंद्वात्मक होता क्या है? पद्धति होता क्या है? जिसमें वाद होता है, संवाद होता है, और वाद, प्रतिवाद, फिर संवाद। मैं भी उल्टा लिख रही हूँ, हाँ। वाद, प्रतिवाद और संवाद होता है इसमें भी, ठीक है। तो ये हेगल द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। हेगल कैसा विचारक था? हेगल राष्ट्रवादी था, नस्लवादी था, ए एवं बी दोनों था, या उपरोक्त कोई नहीं था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हेगल राष्ट्रवादी भी था, नस्लवादी भी था। उसने राष्ट्र को भी बहुत महत्व दिया, यानी कि राज्य को भी बहुत महत्व दिया है, और जो है अपनी नस्ल को भी बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसने जो है जर्मन जाति को सर्वश्रेष्ठ माना है, बहुत ज़्यादा इसने सर्वश्रेष्ठ माना है जर्मन। और इस बात को प्रूफ करने के लिए इसने बोला है कि जो यूनानी राज्य होते हैं, यूनानी राज्य, ये क्या है? ये वाद हैं। यूनानी राज्य जो थे, जब अरस्तु, सुकरेट वगैरह, प्लेटो वगैरह थे, तो ये क्या हुआ? वाद हैं। देखिए कब कैसे अपने जो है राज्य को, अपने राष्ट्र को ये ऊपर करेगा। और जो उसके बाद क्या आता है? ये यूनानी राज्य हो जाते हैं, और यूनानी राज्य के बाद आता है राष्ट्र राज्य, है ना। राष्ट्र राज्य को ये क्या मानता है? राष्ट्र राज्य को ये कहता है कि प्रतिवाद है, ठीक है। यूनानी राज्यवाद है, राष्ट्र राज्य प्रतिवाद है, तथा जो अब का ये राष्ट्र राज्य संवाद, और जो धर्म राज्य है वो प्रतिवाद है, तथा राष्ट्र राज्य को संवाद कहा है। तो ये राष्ट्र राज्य क्या है? संवाद है। एक मिनट इसको देख लेते हैं थोड़ा सा फिर से। क्या है? ये जो है धर्म राज्य है। धर्म राज्य यानी कि जब चर्च वगैरह का काफ़ी प्रभुत्व चल रहा था, तो धर्म राज्य क्या है? ये प्रतिवाद है। और जो आज के राष्ट्र राज्य हैं, राष्ट्र राज्य, ये क्या है? संवाद है। और ये इनडायरेक्टली ये कहता है कि ये जो भेजे गए हैं, ये कहता है कि एक व्यक्ति में जो है ईश्वर, एक समय में ईश्वर एक ही जाति के व्यक्तियों से और राष्ट्र के व्यक्तियों से जो है संपर्क साधता है। तो पहले जो है यूनानियों से साधा, फिर धर्म राज्य में इसने साधा, अब राष्ट्र राज्य में। तो इन सब का जो यूनानी राज्य है वो वाद था, यानी कि पूरी तरह से वहाँ पर चीज़ें को अवेल नहीं किया गया। धर्म राज्य प्रतिवाद था, और राष्ट्र राज्य जो है संवाद है, यानी कि ये एक प्रकार से इनडायरेक्टली जर्मन राज्य को जो है बताता है कि अब जो है कहता भी है कि जो जर्मन को है इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है उनके संपर्क में है। ऐसा हेगल मानते हैं। जब इनको डेप्थ में पढ़ते हैं तब, और डेप्थ में जा कर के पढ़ते हैं तब बोलते हैं। तो इन्होंने यूनानी राज्य को वाद माना है, धर्म राज्य को प्रतिवाद माना है, राष्ट्र राज्य को संवाद माना है, और जर्मन राष्ट्र को सर्वोपरि माना है। और इनडायरेक्टली वो अपने आप को भी कहते हैं कि मतलब मैं ईश्वर के कांटेक्ट में हूँ। ऐसा जब बहुत डेप्थ में जाके पढ़ते हैं तो इनकी बातें जो हैं आती हैं निकल करके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीन ने स्वतंत्रता को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 2 भागों में किया, या 3 में किया, या 4 में किया, या 5 में किया? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रीन ने स्वतंत्रता को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सी? आंतरिक एवं बाह्य। आंतरिक एवं बाह्य, है ना।
तो बाह्य आंतरिक का संबंध किससे है? जो है अपनी प्रवृत्तियों को वश में करना, इसका आंतरिक जो है स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता का काम है। और ये किससे? नीति शास्त्र से संबंधित है ना, नीति शास्त्र से संबंधित है। जबकि बाह्य क्या है? राजनीति शास्त्र से ये संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता को ग्रीन ने 2 भागों में वर्गीकृत किया है। अगला है, जिस प्रकार सौंदर्यता कुरूपता का अभाव नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ग्रीन, कांट, हेगल, मिल, किसने कहा है? तो ये भी ग्रीन महोदय के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीन की आंतरिक स्वतंत्रता किससे संबंधित है? ऑप्शन है राजनीति शास्त्र से, नीति शास्त्र से, धर्मशास्त्र से, उपर्युक्त सभी। तो जो ग्रीन की आंतरिक स्वतंत्रता है, अभी हमने डिस्कस किया, तो वो नीति शास्त्र से संबंधित है और इसमें जो है अपनी प्रवृत्तियों को वश में करने की बात की जाती है। तो आज हमने 23 क्वेश्चन लिए थे, कंप्लीट किए। आगे मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।